हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी नीति। हम देख रहे हैं हमारी एक्सपेक्टेड एमसीक्यू फॉर यूपीएससी प्रीलिम 2017 सीरीज और यह है इसका पार्ट 15 जिसमें हम कवर करेंगे क्वेश्चंस रिलेटेड टू एनवायरनमेंट। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो देखिए यहाँ पे 3 पॉलिसी प्रोजेक्ट इसके बारे में बताया गया है और हमें बताना है इनमें से कौन से करेक्ट है। फर्स्ट क्या है, ग्रीन हाईवे पॉलिसी। और ग्रीन हाईवे पॉलिसी किससे रिलेटेड है, तो वो है प्लांटेशन ड्राइव ऑन दी 1500 किलोमीटर नेशनल हाईवे अंडर द नेशनल ग्रीन हाईवे मिशन। ठीक है, सबसे पहले तो ये प्लांटेशन ड्राइव है जो हमारे नेशनल हाईवे पे हमें ट्री प्लांटेशन करना है और बाद में ये किसके तहत आता है, तो नेशनल ग्रीन हाईवे मिशन, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है। नेक्स्ट इज सेकंड स्टेटमेंट इज ग्रीन कॉरिडोर प्रोजेक्ट। ये क्या है, तो ग्रिड कनेक्टेड नेटवर्क फॉर ट्रांसमिशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस फ्रॉम दी वेरियस रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स। ठीक है, मतलब क्या है कि हमारे जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट जो है, यहाँ पे जो हमारी एनर्जी जनरेट होती है उसको हमें ट्रांसमिशन करने के लिए ग्रिड कनेक्टेड नेटवर्क बनाना है। ऐसा ही है ये ग्रीन कॉरिडोर प्रोजेक्ट, ऐसा सेकंड स्टेटमेंट है। एंड थर्ड स्टेटमेंट इज फर्स्ट ग्रीन कॉरिडोर ऑफ इंडियन रेलवेज टॉयलेट। इसमें क्या आता है, तो टॉयलेट विद बायोडाइजेस्टर दैट वुड कन्वर्ट ह्यूमन वेस्ट इनटू गैस एंड लिक्विड ऑन रामेश्वरम मन्नमदुरई कॉरिडोर। ठीक है, मतलब क्या है कि ये जो हमारा ग्रीन कॉरिडोर है इंडियन रेलवेज का फर्स्ट, इसके तहत जो हमारे टॉयलेट्स होंगे वो बायोडाइजेस्टर के साथ मतलब बनाए जाएंगे और ये जो होंगे बायोडाइजेस्टर टॉयलेट इट विल कन्वर्ट ह्यूमन वेस्ट इनटू गैस एंड लिक्विड। ठीक है, एंड ये कहाँ पे बनाए जाने वाले हैं, तो रामेश्वरम से लेकर मन्नमदुरई कॉरिडोर जो है वहां पे। तो ये फर्स्ट कॉरिडोर है, ऐसा थर्ड स्टेटमेंट है और हमें बताना है इनमें से कौन से करेक्ट है। ठीक है, तो देखिए हमने एक क्वेश्चन क्यों ऐड किया, तो ये जो हमारे पॉलिसी या फिर प्रोजेक्ट है ना, इनके नाम इतने कंफ्यूजिंग है कि हम इसमें कंफ्यूज हो जा सकते हैं, इस वजह से हमने ये क्वेश्चन ऐड कर दिया। तो देखिए इसके तीनों स्टेटमेंट जो है ये बात सही है। ठीक है, तो ये तीनों स्टेटमेंट जो है इसके बारे में सही है, हम हमारा आंसर है डी, दैट इज ऑल करेक्ट। तो देख लेते हैं इसके बारे में, प्रोजेक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन। सबसे पहला था ग्रीन हाईवे पॉलिसी। तो जैसा कि हमने कहा इट इज अ इनिशियल प्लांटेशन ड्राइव ऑन 1500 किलोमीटर नेशनल हाईवेज और इसके लिए इतने कुछ पैसे जो है 300 करोड़ रुपए ये आवंटित कर दिए गए। और किसके तहत बनाया जाने वाला ये प्लान, तो नेशनल ग्रीन हाईवे मिशन। और ये क्यों लाया गया, तो सबसे पहले पिछले साल हमारे गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लॉन्च की थी जिसका नाम था ग्रीन हाईवेज प्लांटेशन ट्रांसप्लांटेशन ब्यूटिफिकेशन एंड मेंटेनेंस पॉलिसी 2015। और इस पॉलिसी का एम क्या है, तो टू टेक केयर ऑफ इकोलॉजिकल नीड्स, हेल्प द एनवायरमेंट एंड लोकल कम्युनिटीज एंड जनरेट एम्प्लॉयमेंट बाय प्लांटिंग ट्रीज अलॉन्ग ऑल द हाईवेज इन द कंट्री। ठीक है, तो सबसे पहले इकोलॉजिकल नीड्स पे हमें ध्यान देना है, उसकी केयर करनी है, साथ ही साथ हमारे एनवायरमेंट की केयर करनी है, जो हमारी लोकल कम्युनिटीज है जो यहाँ पे नेशनल हाईवे के पास में रहती है उनके लिए हेल्प करना है, साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है बाय प्लांटिंग ट्रीज। ठीक है, जो पूरे हमारे देश में। और इसका फाइनेंसिंग मॉडल कैसा है, तो जो कोई भी हमारा नेशनल हाईवे बनाने के लिए टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट जो होता है ना, इसका 1% जो होगा वो ग्रीन क्लाइमेट फंड, ग्रीन हाईवे फंड इसके तहत मतलब ये अलॉट किया जाएगा फॉर प्लांटेशन एंड इट्स मेंटेनेंस। ठीक है, 1% कॉस्ट। ठीक है, ये भी याद रखिए 1% ही है इसमें। अगर यूपीएससी 2% या फिर 5% ऐसा बताएगी तो भी ये गलत होगा, 1% ही चाहिए। और ये इसके लिए इंप्लीमेंटेशन या और हमारी जो प्रोग्रेस है वो अच्छे से हो रही है या नहीं ये चेक करने के लिए इसरो की मदद ली जाएगी, मतलब इसरो से इमेजेस लिए जाएंगे एंड ऑडिट विल इन्वॉल्व मॉडर्न आईटी टूल्स। ठीक है, और ये इससे हमारी कम्युनिटी को कैसे हेल्प होगा, तो सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। और वो क्योंकि ये जो हमारी पॉलिसी है इट विल लिंक इट टू दी मनरेगा। ठीक है, तो इस वजह से हमारे जो यहाँ के जो कोई नेशनल हाईवे के पास जो कोई कम्युनिटी रहती है उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जा सकी। और साथ ही साथ क्या फायदा होगा, तो एयर पोल्यूशन कम होगा। ठीक है, एयर पोल्यूशन कम होगा तो ये जो कम्युनिटी है इनको हेल्थ जो सर्विसेज जो है वो मतलब हेल्थ जो इनकी अच्छी रहेगी, साथ ही साथ डस्ट कम होगी और जो है वो नॉइज पोल्यूशन भी इस एरिया से रिड्यूस हो सकता है। ठीक है, आप तो जानते हैं हमारे जो ट्री जो होते हैं वो कार्बन सिंक की तरह काम करते हैं, तो इस वजह से ये सभी हमारे प्रॉफिट हो सकते हैं। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट, दैट इज ग्रीन कॉरिडोर प्रोजेक्ट। इसके तहत क्या होगा, जो हमारी सबसे पहले जो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी जो कोई भी जनरेट होती है ना, उसका अच्छे से ट्रांसमिशन करने के लिए इंट्रा स्टेट और साथ ही साथ इंटर स्टेट, मतलब स्टेट के भीतर और 2 स्टेट के बीच में ये ट्रांसमिशन अच्छे से हो सके, इसके लिए ग्रिड बनाना है। ठीक है, ग्रिड कनेक्टेड नेटवर्क फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, और ये बनाए जाएंगे। और इसके तहत मतलब इंप्लीमेंटिंग ये जो स्टेट कंपोनेंट कौन होगा इसका, इंटर स्टेट कंपोनेंट, तो वो होगा सेंटर पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये भी एक बात है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। इसका फाइनेंसिंग मॉडल कैसा होने वाला है, तो जर्मन बैंक जो है वो और हमारा नेशनल क्लीन एनर्जी फंड ये मिलके 40% जो है वो ईच हमारा इतना शेयर ले लेंगे और साथ ही साथ 20% जो शेयर होगा वो इस रिस्पेक्टिव स्टेट से लिया जाएगा। बाद में हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है वो खराब है और साथ ही साथ हमारे यहाँ पे वोल्टेज फ्लक्चुएशन आते
थे, तो ये भी यही सभी प्रॉब्लम कम करने के लिए ये बनाया जाने वाला है। एंड द फर्स्ट फेज ऑफ द प्रोग्राम इज डिजाइन टू सपोर्ट 33 गीगावाट्स ऑफ द सोलर एंड विंड पावर, व्हाइल द सेकंड फेज विल लिंक 22 गीगावाट कैपेसिटी। ठीक है, तो आप जानते हैं हमारे यहाँ पे 175 गीगावाट्स का हमारा टारगेट है जो हमें 2022 तक अचीव करना है। तो इसके लिए ये एक प्रोजेक्ट जो है ग्रीन कॉरिडोर प्रोजेक्ट, ये एक इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट जो है हमारा फर्स्ट रेलवे ग्रीन कॉरिडोर, तो ये कहां पे होने वाला है, रामेश्वरम से लेके मन्नामुदुरई तक। ठीक है, तो इसमें जो हमारा 114 किलोमीटर लॉन्ग जो हमारा रेलवे ट्रैक है, यहाँ पे कोई भी जो ह्यूमन वेस्ट है वो ट्रैक्स पे नहीं मतलब आना नहीं चाहिए। इसलिए सिर्फ ये जो टॉयलेट होंगे, ये जो ट्रेन्स होंगी, यहाँ पे बायोडाइजेस्टर, बायो टॉयलेट जो होंगे ये यूज किए जाएंगे। और इसमें ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है तो अच्छे से देख लीजिए। इसमें जो है ना ये मतलब कैसे ऑपरेट होंगे, तो बैक्टीरिया की मदद से, यहाँ पे बैक्टीरिया की हेल्प से ये जो मतलब एनएरोबिक मेथड से ये सभी जो होगा, मतलब जो हमारा एक्सक्रीटा जो होता है उसको कन्वर्ट किया जाएगा इनटू गैसेस एंड लिक्विड। गैसेस कौन सी, तो इसमें मीथेन है मेनली, और साथ ही साथ आई थिंक कार्बन डाइऑक्साइड भी है और वाटर होगा। ठीक है, और ये जो मीथेन है उसको एज अ बायोगैस यूज कर सकते हैं और वाटर को भी ये यूज करने का मतलब लक्ष्य रखा है इन्होंने। तो इंपॉर्टेंट इज नाइट सॉइल वाज मेजर कॉज ऑफ corrosion of the railway tracks beside the human waste also corrode the under gear and the railway coaches। ठीक है, मतलब ये जो हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है इस वजह से जो रेल के ट्रैक्स होते हैं और साथ ही साथ जो कुछ रेल के कुछ जो कोचेस वगैरह होते हैं इनका कोरोजन हो जाता है। ठीक है, तो ये सबसे पहले ये जो मतलब बायोडाइजेस्टर जो होंगे ना, ये इसका हेल्प क्या होगा, तो सबसे पहले जो कोई हमारे रेल के पटरियों पे जो काम करने वाले जो हमारे रेलवे के कर्मचारी होते हैं उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी। साथ ही साथ हमारा स्वच्छ भारत अभियान जो है इसके लिए भी ये हेल्पफुल रहेगा। और कोरोजन नहीं होगा, तो कोरोजन होने की वजह से क्या होता है, रेल की पटरियां खराब हो जाती है और हमारे यहाँ पे एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। ठीक है, तो हमारी सेफ्टी जो है रेल की वो भी इस प्रोजेक्ट के तहत इंश्योर की जाएगी। और ये आई थिंक 2019 या कुछ 2020 तक ये जो बायो टॉयलेट जो है वो पूरी हमारी सभी ट्रेन में लगाने का हमने लक्ष्य रखा है। वो आप चेक कीजिए 2019 है या 2020 और कमेंट्स में मेंशन कीजिए, मैं भी देखता हूं उसके बारे में। और देखते हैं अब हमारा सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट इकोलॉजिकल सिविलाइजेशन। देखिए ये टर्म है, इसके बारे में हमें कौन सा करेक्ट है ये बताना है। तो फर्स्ट क्या है, इट इज अ टर्म दैट डिस्क्राइब्स द फाइनल गोल ऑफ एनवायरमेंटल रिफॉर्म्स विदिन अ गिवन सोसाइटी। ठीक है, मतलब ये हमारा एनवायरमेंटल रिफॉर्म्स का फाइनल गोल क्या है विदिन अ सोसाइटी, ये बताता है एनवायरमेंट इकोलॉजिकल सिविलाइजेशन। नेक्स्ट इज इट इंप्लाइज दैट द चेंजेस रिक्वायर्ड इन द रिस्पॉन्स टू ग्लोबल क्लाइमेट डिस्ट्रप्शंस आर सो एक्सटेंसिव एज टू रिप्रेजेंट अनदर फॉर्म ऑफ द ह्यूमन सिविलाइजेशन। ठीक है, मतलब क्या है कि हमने ना अभी अपने क्लाइमेट में इतने डिस्ट्रप्शंस कर दिए हैं कि अगर हमें क्लाइमेट को फिर से अच्छा बनाना है तो हमें एक नई सभ्यता बनानी पड़ेगी, हमारी एक नया फॉर्म ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन वो लाना पड़ेगा। ऐसा सेकंड स्टेटमेंट है जो हम सोच सकते हैं कि इकोलॉजिकल सिविलाइजेशन मतलब ये हो सकता है, मतलब सेकंड स्टेटमेंट होना चाहिए, ऐसे हम सोच सकते हैं। नेक्स्ट इज द टर्म वाज फर्स्ट कॉइन्ड इन द अर्थ समिट जून 1992। मतलब ये जो टर्म है इकोलॉजिकल सिविलाइजेशन ये सबसे पहले कब बनाई गई थी, तो हमारा जो अर्थ समिट हुआ था आप तो जानते हो कि 1992 में, यहाँ पे ये टर्म जो थी वो बनाई गई थी। ऐसा थर्ड स्टेटमेंट है और हमें बताना इनमें से कौन से करेक्ट है। देखिए तो सबसे पहले इसका फर्स्ट स्टेटमेंट जो ये सही है कि इट डिस्क्राइब्स द फाइनल गोल ऑफ एनवायरमेंटल रिफॉर्म्स विदिन अ गिवन सोसाइटी। ठीक है, विदिन अ गिवन सोसाइटी, तो ये इकोलॉजिकल सिविलाइजेशन ये बात सही है। साथ ही साथ ये जो हमने बताया कि ये सेकंड स्टेटमेंट जो ये बात भी सही है, लेकिन ये जो टर्म है ना वो 1980s में ही बनाई गई थी और 2007 में ये मतलब ज्यादा पॉपुलर हो गई। वो कैसे हम एक्सप्लेनेशन में देखते हैं, मतलब थर्ड स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है, 1 और 2 जो है ये बात सही है, तो हमारा आंसर है ए, दैट इज 1 और 2 ओनली। तो देखिए कि ये टर्म जो थी 1980s में बनाई गई थी, लेकिन ये वाइड स्प्रेड कब हुई 2007 में, जब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ये जो है इसने अपना लक्ष्य रखा कि हमें इकोलॉजिकल सिविलाइजेशन चाइना में लाना है। तो ये जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना थी इसकी वजह से ये टर्म मतलब ज्यादा वाइड स्प्रेड हो गई थी। एंड इन अप्रैल 2014 यूनाइटेड नेशंस अलायंस ऑफ सिविलाइजेशन एंड इंटरनेशनल इकोलॉजिकल सेफ्टी कोलैबोरेशन ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड द सब कमिटी ऑन द इकोलॉजिकल सिविलाइजेशन। देखिए ये जो दो बातें हैं हो सकता है हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होंगी इस साल की प्रीलिम के लिए, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है, ये अभी क्यों न्यूज में था इकोलॉजिकल सिविलाइजेशन टर्म। तो देखिए चाइना विल सेट अप द सेवरल नेशनल इकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल जोन्स टू कैरी आउट द रिफॉर्म्स इन इकोलॉजिकल सिविलाइजेशन। तो आप तो जानते हैं कि चाइना जो है वो सबसे ज्यादा पोल्यूटेड देश है, तो वहां पे वो अपना पोल्यूशन कम करने के लिए इकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स करने जा रहा है और इसी के लिए इसने एक कुछ नेशनल इकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल जोन्स बनाने वाला है और इसी के तहत ये इकोलॉजिकल सिविलाइजेशन ये रिफॉर्म्स लाए जाएंगे और इसी वजह से ये चाइना में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर इस पे क्वेश्चन पूछा जाए कि इकोलॉजिकल सिविलाइजेशन वाज रिसेंटली इन न्यूज अबाउट विच कंट्री, तो ये चाइना है, याद रखिए। इन अ बिड टू इंप्रूव द एनवायरमेंटल डैमेज बाय फास्ट पेस डेवलपमेंट इन द past 3 decades. Next is ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देख लीजिए। इकोलॉजिकल सिविलाइजेशन emphasizes the importance of long term perspective on the current climate crisis, the need for major environmental reforms.
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन, लीगल प्रोटेक्शन हैज बीन प्रोवाइडेड टू द वाइल्ड एनिमल्स अगेंस्ट हंटिंग एंड द कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन अंडर द प्रोविजंस ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो आप जानते हैं कि हंटिंग वगैरह इससे प्रोटेक्शन दिलाने के लिए हमारे लीगल प्रोटेक्शन कौन सा है, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। और पूछा है कि इसमें से ये जो हमारा एक्ट है इसके बारे में कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखिए फर्स्ट क्या है, द एक्ट एस्टैब्लिश्ड शेड्यूल्स ऑफ द प्रोटेक्टेड प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज, हंटिंग एंड हार्वेस्टिंग दीज स्पीसीज वाज लार्जली आउटलॉ। ठीक है, मतलब ये स्केड्यूल्स बनाता है, एस्टैब्लिश कर दिए इसने स्केड्यूल्स, और इस स्केड्यूल्स में जो कोई भी प्लांट्स वगैरह ये भी होंगे इनको मतलब हंटिंग करना आउटलॉ कर दिया, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज शेड्यूल 5 इंक्लूड्स द प्लांट्स आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम द कल्टिवेशन एंड प्लांटिंग। ठीक है, मतलब शेड्यूल 5 जो है इसमें ऐसे प्लांट्स ऐड कर दिए जिसको कल्टिवेशन या फिर प्लांटिंग करना प्रोहिबिटेड है, ऐसा सेकंड स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज इट एक्सटेंड्स टू होल इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, मतलब ये जो एक्ट है वो पूरे भारत में है लेकिन एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, ऐसा थर्ड स्टेटमेंट है। और हमें बताना है कि इनमें से कौन से करेक्ट है। तो देखिए अगर आपने हमारा पहला एनवायरमेंट का एक वीडियो देखा होगा जिसमें हमने वर्मिन्स के बारे में बताया था, तो वर्मिन्स जो आते हैं वो शेड्यूल 5 में आते हैं। मतलब शेड्यूल 5 में कौन आते हैं, तो एनिमल्स आते हैं, प्लांट्स नहीं आते। प्लांट जो है ना वो शेड्यूल 6 में आते हैं। और यही बात जो थी वो क्लियर करने के लिए हमने ये क्वेश्चन ऐड कर दिया था। जो हमने मतलब वो जो वीडियो था ना तब मैंने बताया था कि 5 शेड्यूल्स होते, नहीं 5 नहीं 6 शेड्यूल्स होते। ये मेरी गलती हो गई थी, मैंने मतलब उस समय में सिर्फ मैं एनिमल्स के बारे में बता रहा था इसलिए मैंने 5 ही शेड्यूल्स बता दिए थे, लेकिन टोटल जो है वो 6 शेड्यूल्स है। जो मतलब हमने बाद में ये उसके बारे में रिकॉग्नाइज किया तो हमने सोचा कि ये बताया जाए, तो इसलिए ये क्वेश्चन ऐड कर दिया। तो शेड्यूल 6 जो है इट इज रिलेटेड टू प्लांट्स एंड आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम द कल्टिवेशन ऑफ प्लांटिंग। ठीक है, 6 है होना चाहिए यहाँ पे, मतलब सेकंड जो है ये इनकरेक्ट हो गया, फर्स्ट एंड थर्ड जो है ये बात सही है। तो हमारा आंसर है सी, दैट इज 1 and 3 ओनली। तो देख लेते हैं इसके बारे में। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ये प्रोटेक्ट करता है प्लांट्स और हमारे एनिमल स्पीसीज को, और ये हमारे पूरे देश में एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ये बात याद रखिए। क्यों, क्योंकि उनका जम्मू एंड कश्मीर का एक खुद का अपना वाइल्ड लाइफ एक्ट है। तो देखिए फर्स्ट एंड जो सेकंड शेड्यूल का पार्ट 2 है इसमें जो कोई एनिमल्स आते हैं इनको एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन दिया गया। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर कोई भी इस शेड्यूल में जो एनिमल्स है उनकी अगर हंटिंग या फिर पोचिंग करेंगे तो उसको हाईएस्ट पेनल्टी है। थर्ड और फोर्थ जो शेड्यूल है इसके भी एनिमल्स प्रोटेक्टेड है लेकिन इसमें कुछ मतलब पेनल्टीज कम है। और साथ ही साथ सेकंड, थर्ड, फोर्थ इसमें जो एनिमल्स है ना उनको बाद में 5 में एज अ वर्मिन ऐड कर दिया जा सकता है, लेकिन फर्स्ट के जो एनिमल्स है इनको वर्मिन नहीं करार दिया जा सकता। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिए। नेक्स्ट इज शेड्यूल 5 इंक्लूड्स द एनिमल विच कैन बी हंटेड। ठीक है, इसी को वर्मिन्स कहा जाता है। नेक्स्ट इज शेड्यूल 6 ऑफ द प्लांट, इसमें प्लांट्स होते हैं प्रोहिबिटेड फ्रॉम कल्टिवेशन ऑफ प्लांटिंग। ठीक है, और साथ ही साथ ये जो हमारा एक्ट है ना इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस दी गई है। तो देखिए कौन कौन सी डेफिनेशन दी गई है, एनिमल, हंटिंग, वर्मिन्स एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, अगर यूपीएससी ने पूछेगा कि इस मतलब हंटिंग की डेफिनेशन हमारे एक्ट में कहां पे दी गई है, तो वो दी गई है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में। ठीक है, हंटिंग की, वर्मिन की, वाइल्ड लाइफ की एंड एनिमल्स की, इसी सभी की डेफिनेशन जो है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में ऐड कर दिए। ये डेफिनेशन याद रखना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कहां पे है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, क्वेश्चन नंबर 4, which of the following is our major initiative of Ministry of Environment and Forest aiming at the building cadres of young children's working towards the environmental conservation and sustainable development for creating environmental awareness। ठीक है, मतलब कौन सा ऐसा इनिशिएटिव है जो हम यंग चिल्ड्रन जो है हमारे बच्चे इन पे ध्यान देते हैं सो दैट हमारा एनवायरमेंटल कंजर्वेशन और एनवायरमेंटल अवेयरनेस जो है वो बढ़ाया जा सके। तो इसके बारे में ये क्वेश्चन पूछा है। तो ऑप्शन देखिए, राष्ट्रीय गरिमा अभियान, स्वच्छता पखवाड़ा कैंपेन, एंड नेक्स्ट इज नेशनल ग्रीन कॉर्प्स प्रोग्राम। ठीक है, तो इसमें से हमें बताना है कि ये कौन सा ऐसा मिशन है जो इस बारे में काम करता है, यंग चिल्ड्रन, साथ ही साथ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंटल अवेयरनेस। तो देखिए राष्ट्रीय गरिमा अभियान जो है ये बात नहीं है, स्वच्छ पखवाड़ा ये बात भी नहीं, ये जो है ना अगर आप क्रॉप्स नहीं है, ठीक है, ये कॉर्प्स है। अगर इसका मतलब भी जानते होगे, इट्स लाइक दल या फिर बच्चों की टुकड़ी, ऐसा कुछ मतलब टुकड़ी वगैरह होता है ये। तो नेशनल ग्रीन कॉर्प्स प्रोग्राम ये जो है ये इसके लिए काम करता है। तो इसका आंसर है 3, दैट इज D3 ओनली। तो देखिए सबसे पहला जो बात थी राष्ट्रीय गरिमा अभियान, ये क्या है, तो ये नेशनल कैंपेन है टू इरेडिकेट द प्रैक्टिस ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग। हमारा जो मैला धोने की जो प्रैक्टिस है उसको खत्म करने के लिए ये अभियान जो था वो चला गया था। एंड रिहेबिलिटिंग द मैनुअल स्कैवेंजर्स, ठीक है, ये जो काम करते हैं इनका भी रिहेबिलिटेशन होना चाहिए। तो ये अभियान इस साल न्यूज में क्यों था, तो देखिए ये जो सर है ना इनका नाम है बेजवाड़ा विल्सन, इनको पिछले साल मैग्सेसे अवार्ड मिला था। ठीक है, इन्होंने जो हमारी मैनुअल स्कैवेंजिंग जो है वो खत्म करने के लिए प्रयास किए थे, तो इस वजह से ये अभियान न्यूज में था। बाकी जो हमारा सेकंड जो था वो देख लेते हैं, स्वच्छता पखवाड़ा ये क्या था, तो इट इज अ वॉलंटरी एंड एम्स एट क्रिएटिंग अवेयरनेस, टारगेटिंग प्रोग्राम्स एंड इनवाइटिंग प्लेजेस, स्प्रेडिंग ऑफ स्पेंडिंग ऑफ CSR। ठीक है, जो हमारा
सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इसके तहत ये मतलब स्टार्ट कर दिया था। एंड इट इज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट्स एफर्ट टू एक्सेलरेट द एफर्ट्स टू अचीव द टोटल सैनिटाइजेशन एंड क्लीनलीनेस बाय अक्टूबर 2019 अंडर स्वच्छ भारत मिशन। और जो हमारा तीसरा जो था नेशनल ग्रीन कॉर्प्स प्रोग्राम, तो देखिए जो हमने कहा कॉर्प्स मतलब सैन्य दल, टुकड़ी वगैरह ऐसा होता है, तो ये मेजर इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट चेंज का फॉर क्रिएटिंग एनवायरमेंटल अवेयरनेस। और ये किसके ऑपरेटर कैसे होता है, तो इको क्लब्स एक बनाई गई थी, इसके तहत ये ऑपरेट होता है, विच आर सेट अप इन स्कूल्स एंड रजिस्टर्ड एज मेंबर ऑफ नेशनल ग्रीन कॉर्प्स। ठीक है, ये इको क्लब जो है वो इसके मतलब इसके तहत ये काम होता है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिए। दिस प्रोग्राम एक्सपोजेस स्कूल चिल्ड्रन टू इन डेप्थ फील्ड एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू कन्वर्ट देयर आइडियाज इनटू क्रिएटिव एक्शंस। ठीक है, तो ये बात जो है वो हम मेंस में भी अगर कोई क्वेश्चन जो पूछा जाए तो यूज कर सकते हैं। चिल्ड्रन का यूज हमारे मतलब एनवायरमेंट के बारे में कैसे करना है, तो इसके लिए ये प्रोग्राम था नेशनल ग्रीन कॉर्प्स प्रोग्राम। तो देखते हैं हमारा आज का लास्ट प्रोग्राम। फिफ्थ क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो फर्स्ट क्या है, सेंटर हैज प्लान टू डेवलप 1600 किलोमीटर वाटरवे बिटवीन इलाहाबाद टू हल्दिया फॉर इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, सेंटर ने ऐसा प्लान किया ये बनाने का, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है, इलाहाबाद से हल्दिया तक इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए वाटरवे। नेक्स्ट इज इट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक एडेड प्रोजेक्ट। ये जो प्रोजेक्ट है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा पैसे इसको प्रोवाइड किए जाएंगे, ऐसा सेकंड स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज द स्ट्रेच इज ऑल्सो होम फॉर रिवर डॉल्फिन। जो हमारी रिवर डॉल्फिन है वो इस रीजन में पाई जाती है, ऐसा थर्ड स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज रिवर डॉल्फिन्स हैव बीन क्लासिफाइड एज एंडेंजर्ड बाय IUCN। मतलब ये जो रिवर डॉल्फिन्स है इनको एंडेंजर कैटेगरी में डाला गया IUCN द्वारा, और हमें बताना है इनमें से कौन से करेक्ट है। तो देखिए इसका फर्स्ट स्टेटमेंट जो ये बात सही कि ये जो वाटरवे बनाया जाने वाला है 1600 किलोमीटर का बिटवीन इलाहाबाद से लेकर हल्दिया तक, इट इज इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए बनाया जाने वाला है। ठीक है जी, रिसेंटली मैं उमा भारती जी का इंटरव्यू पढ़ रहा था, तो उसमें उन्होंने बताया था कि जो हमारी गंगा है ना, वहां पे पहले शिप्स जो थे इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए चलाए जाते थे, लेकिन वो बाद में बंद कर दिए। मतलब मुझे ये पता नहीं था, मैंने सोचा कि आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो ये बात सही है। नेक्स्ट इज यहाँ ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा नहीं, ये वर्ल्ड बैंक द्वारा फंडेड किया जाएगा। ठीक है, वर्ल्ड बैंक होना चाहिए, मतलब सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। नेक्स्ट इज 3 जो है ये इट इज होम टू रिवर डॉल्फिन, ये बात सही है, और ये रिवर डॉल्फिन एंडेंजर कैटेगरी में आते हैं। मतलब 1, 3 एंड 4 ये बात सही है। सो हमारा आंसर इज सी, दैट इज 1, 3 और 4 ओनली। तो देख लेते हैं इसके बारे में भी। देखिए हम ये इतना प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट करने वाले इलाहाबाद से लेकर हल्दिया तक, इसके लिए 4200 करोड़ रुपए वर्ल्ड बैंक की एडेड से हम ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। और इसका फर्स्ट फेज जो है हल्दिया से लेकर वाराणसी, ये अभी तक मतलब अंडरवे, इट इज अंडरवे, और ये इट इज अ होम फॉर रिवर डॉल्फिन्स। और यहाँ पे 2500 रिवर डॉल्फिन जो है वो इस गंगा रीजन में पाए जाते हैं। ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में है, और ये 1966 में ही IUCN के तहत एंडेंजर्ड कैटेगरी में ऐड कर दिए गए थे। तो यूपीएससी ने इस पे क्वेश्चन पूछा था, ये जो है हमारा रिवर डॉल्फिन ये क्या है, तो ये सबसे पहले मैमल है। ठीक है, मैमल है ये। द गंगेज रिवर डॉल्फिन कैनॉट ब्रीथ इन द वाटर एंड मस्ट सरफेस एवरी 30 या फिर 120 सेकेंड। मतलब इसको हर 2 मिनट में एटलीस्ट सरफेस पे आना होता है। ठीक है, तो आप तो जानते हैं डॉल्फिन जो होते हैं वो हमेशा ऐसे ऊपर आते रहते हैं, तो ये इसी क्योंकि ये ब्रीथ नहीं कर सकते पानी में, तो ये एक रीजन है। ये मैमल है, एंड बिकॉज द साउंड इट प्रोड्यूसेस व्हेन ब्रीदिंग द एनिमल इज पॉपुलरली रेफर्ड एज सुसु। ठीक है, मतलब ये जो है जब ये तैरता है ना ऊपर आते वक्त, मतलब ब्रीदिंग करता है, तो ये एक साउंड क्रिएट करता है, इसी वजह से ये सुसु ऐसे साउंड करता है, इसी वजह से इसको सुसु इस नाम से भी जाना जाता है। और बाकी कुछ फैक्ट लिख लेते, द गैंगेज रिवर डॉल्फिन और सुसु इनहेबिट्स इन द गंगेज, ब्रह्मपुत्रा, मेघना एंड कर्णफुली सांगू रिवर सिस्टम्स ऑफ नेपाल, इंडिया एंड बांग्लादेश। मतलब ये कहाँ पे मिलते हैं ये हमने बता दिया। देखिए ये जो है ना हमने इन्फॉर्मेशन वो WWF जो है ना वाइल्ड लाइफ फंड, इस पे इसकी वेबसाइट से लिए, तो हम इस पे रिलाई कर सकते हैं। दिस वास्ट एरिया हैज बीन अल्टर्ड बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ 50 डैम्स। मतलब ये जो रीजन है यहाँ पे 50 डैम्स बनाए जा चुके हैं, साथ ही साथ इरिगेशन रिलेटेड प्रोजेक्ट जो है वो भी चल रहे हैं, और इसी वजह से ये जो हमारे डॉल्फिन्स है ना ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में आ चुके हैं। ठीक है, इनका जो हैबिटेट का एरिया है वो कम होते जा रहा है, और इसी वजह से अभी एंडेंजर कैटेगरी में आ चुके हैं। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मतलब ये न्यूज में जब था ना, तो एक इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल आया था, उस पे से हमने लिया है। अल्दो इट्स आई लैक्स अ लेंस, मतलब इसकी आंखों पे लेंस नहीं होती, द स्पीसीज इज ऑल्सो रेफर्ड एज ब्लाइंड डॉल्फिन। ठीक है, इस वजह से इसको ब्लाइंड डॉल्फिन भी कहा जाता है, लेकिन द डॉल्फिन स्टिल यूजेस इट्स आई टू लोकेट इटसेल्फ। ठीक है, मतलब ये इसको आंखें होती है लेकिन इस पे लेंस नहीं होती, और इनकी आंखों का ये जो यूज किसके लिए करते हैं, टू लोकेट इटसेल्फ, खुद को लोकेट करने के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गए हमारे आज के क्वेश्चन। तो आई होप ये अच्छे जा रही है हमारी सीरीज। आपको बताइए ये सीरीज कैसी लग रही है। आई होप ये आपको अच्छे से हेल्पफुल रहेगी। इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो आपको अपनी एग्जाम में दिखेंगे। तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ हैप्पी वंडरफुल डे अहेड। कीप स्टडिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट।